मार्वल के अंदर वैम्पायर्स को भी रात में निकलने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वैम्पायर्स के भी वैम्पायर ब्लेड की उन पर नजर है। 1998 से पहले शायद ही कोई इमेजिन कर सकता था कि एक बैडएस वैम्पायर सुपर हीरो भी बन सकता है। वीजली स्नाइप्स की शानदार पोर्ट्रेयल और धमाकेदार एक्शन की वजह से ब्लेड ट्रिलॉजी एक कल्ट क्लासिक तो है ही, साथ ही साथ इसी मूवी ने मार्वल को मूवीज के अंदर आने का इंस्पिरेशन दिया। और अब जब मार्शल अली के रूप में ब्लेड की नई शुरुआत मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होने जा रही है, तो क्यों ना एक नजर डाली जाए वीजली स्नाइप्स के ब्लेड ट्रिलॉजी पर, जो हमारे सब्सक्राइबर्स की तो भैया बहुत फेवरेट है। यही कारण है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक को हमें बार बार कमेंट किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ब्लेड ट्रिलॉजी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की स्टूडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्यों आखिर जेट ली ने पहली मूवी के अंदर डीकन फ्रॉस्ट का रोल प्ले नहीं किया, कितना मुश्किल था पहली मूवी के अंदर पर्ल को दिखाना, क्यों इस सीरीज के अंदर मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर को इंक्लूड नहीं किया जा पाया, और आखिर क्यों नहीं हो पाया ब्लेड और अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी का क्रॉसओवर। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल ने 1996 में अपने ऑफिशियल बैंकरप्सी से पहले न्यू लाइन सिनेमा के साथ ब्लेड पर मूवी बनाने का प्लान किया था। फाइनली मार्वल ने अपने अलग अलग कैरेक्टर्स के राइट्स को अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज को बेचना शुरू किया और इन पर मूवीज बनाने की हिम्मत जुटाई, और इसकी शुरुआत उन्होंने ब्लेड के साथ की। ओरिजिनली न्यू लाइन सिनेमा ब्लेड की एक स्पूफ मूवी बनाना चाहता था और वो ब्लेड के लिए एक व्हाइट मेल एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए डेविड एस गॉयर को हायर किया गया, तो उन्होंने ब्लेड को इस मूवी के अंदर सबसे बैडएस दिखाने का फैसला किया, और वीजली स्नाइप की पोर्ट्रेयल ने इस मूवी और इसके कैरेक्टर को पूरी तरह से आइकॉनिक बना दिया। और इसी मूवी की सिनेमैटिक सक्सेस ने मार्वल को अपनी मूवीज को डेवलप करने का हौसला दिया। ब्लेड से पहले भी वीजली स्नाइप्स मार्वल के साथ बहुत पहले से ही डिस्कशन में थे, जहां पर वो बेसिकली मार्वल के साथ मिलकर ब्लैक पैंथर की मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन वो मूवी तो उस समय बन नहीं पाई। लेकिन जब वीजली स्नाइप्स को ये मूवी ऑफर की गई, तो उन्होंने जल्दी से इस मूवी के लिए हाँ कर दिया। वैसे उनसे पहले इस मूवी के लिए एक्टर और रैपर एलएल कूल जी को ब्लेड के रोल के लिए इस मूवी के लिए कंसीडर किया जा रहा था, पर मुझे थोड़ा डाउट है कि वो इसे वीजली स्नाइप्स की तरह बैडएस तरीके से पुल ऑफ कर पाते। एलएल कूल जी के अलावा भी डेंजल वॉशिंगटन और लॉरेन फिशबर्न को ब्लेड के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन डायरेक्टर डेविड एस गॉयर को तो वीजली स्नाइप्स ही चाहिए थे। वहीं दूसरी ओर इस मूवी के मेन विलन यानी डीकन फ्रॉस्ट के रोल के लिए जेट ली को ये रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने उस समय लीथल वेपन 4 मूवी में काम करने के लिए इस रोल को नहीं किया। वहीं दूसरी ओर मार्क वॉल्बर को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन फाइनली इसका रोल स्टीफन ड्रॉफ ने प्ले किया। पहली मूवी के अंदर हमें स्टैनली का कैमियो भी दिखने वाला था, जहां पर वो बेसिकली उन कॉप्स में से एक होते जो क्विन की जली हुई बॉडी को डिस्कवर करते हैं, लेकिन उनका कैमियो इस मूवी से हटा दिया गया। वहीं पर हमें दूसरी मूवी के अंदर पॉप स्टार माइकल जैक्सन हाउस ऑफ पेन के एक वैम्पायर के रूप में दिखने वाले थे, पर उनके शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स के चक्कर में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और उनका कैमियो नहीं हो पाया। पहली मूवी के अंदर पर्ल के कैरेक्टर को बेसिकली प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की मदद से दिखाया गया था, जो एज अ चाइल्ड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। मूवी के अंदर पर्ल की स्किन को 700 पाउंड लेटेक्स स्किन से बनाया गया था, जिसे फोर्क लिफ्ट की मदद से उठाकर लाया जाता था, और ये इतना ज्यादा भारी था कि इसके पूरे के पूरे सेट को इसे फिक्स करने के बाद इसके इर्द गिर्द बनाया गया। वहीं पर इसके दोनों हाथों को 2 अलग अलग पपेटियर संभालते थे, और फाइनली इसकी वॉइस और एक्टिंग एक्टर एरिक एडवर्ड्स ने दी है। हो सकता है कि आप में से शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हों, पर जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर ब्लेड को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब उसके पास सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर बाइट्स की इम्यूनिटी थी और उसके पास वैम्पायरिक एबिलिटीज नहीं थी, और कॉमिक्स में उसे अपनी वैम्पायरिक एबिलिटीज स्पाइडरमैन के विलन माइकल मॉर्बियस से मिलती है, जिसे कॉमनली मॉर्बियस भी कहा जाता है, और ब्लेड 2 के अंदर इसे एज अ विलन मूवी के अंदर दिखाया जाना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि इसके राइट्स को मार्वल ने सोनी पिक्चर्स को स्पाइडरमैन के साथ बेच दिए थे, इसलिए इस प्लान को बदला गया, जहां पर ये बेसिकली हमें पहली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाला था। वैसे बाय द वे, अब फाइनली मॉर्बियस अपनी खुद की मूवी में इस साल हमें दिखने वाला है। इस सीरीज के अंदर वीजली स्नाइप्स ने ब्लेड का सिर्फ और सिर्फ एक बैडएस पोर्ट्रेयल ही नहीं किया है, बल्कि वो एक बहुत ही बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। यही कारण है
कि उन्होंने पहली मूवी के ज्यादातर स्टंट्स को खुद कोरियोग्राफ किया था। वहीं पर दूसरी मूवी के अंदर वेस्ली स्नाइप्स ने डॉनी येन और 2 और स्टंट कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलकर दूसरी मूवी के स्टंट्स को कोरियोग्राफ किया था, जहां पर स्पेसिफिकली ब्लेड और नोमैक का वो फाइट सीक्वेंस डॉनी येन ने कोरियोग्राफ किया था। ब्लेड 1 की ओरिजिनल एंडिंग को बहुत ही अलग तरीके से लिखा गया था, जहां पर स्क्रीन राइटर डेविड एस गॉयर सेकंड मूवी के अंदर एक पोस्ट एपोकलिप्टिक फील देना चाहते थे, जहां पर पूरे के पूरे अर्थ पर वैम्पायर्स रूल करते और बेसिकली पहली मूवी की एंडिंग में डीकन फ्रॉस्ट ला माग्रा में कन्वर्ट हो जाता और एक बड़ा सा ब्लड वेव पूरे के पूरे अर्थ को सराउंड करता, जिसे छूते ही ह्यूमंस वैम्पायर बन जाते और दूसरी मूवी में ब्लेड्स कुछ बचे हुए ह्यूमंस की जान बचाता। वेल ये आइडिया ऑसम तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब ब्लेड की पहली मूवी को बनाया जा रहा था तो किसी को ये बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं थी कि ये मूवी हिट भी होगी। यही कारण है कि इसके सीक्वल पर उतना फोकस नहीं किया गया और इसकी ओरिजिनल एंडिंग को बदल दिया गया। क्रीचर डिजाइनर और क्रिएटर स्टीव जॉनसन ने ब्लेड 2 के रीपर्स का डिजाइन अपने ही क्रिएट किए हुए 1987 के द लॉस्ट बॉयज के वैम्पायर डिजाइन पर मॉडल किया, जिस पर गिल्लेर्मो देल टोरो ने ट्रांसलूसेंट स्किन का आइडिया दिया, जो उन्हें 1970 की बीनीथ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी से आया था। और रीपर्स के स्ट्रिंगर्स का आइडिया उन्हें पोलिश फोक टेल से आया था, जहां पर पोलिश माइथोलॉजी में वैम्पायर स्ट्रिंगर्स की मदद से खून चूसा करते थे। थर्ड मूवी के अंदर वेस्ली स्नाइप्स ने इस मूवी के प्रोड्यूसर का जिम्मा संभाला और भैया जो इस फिल्म के को स्टार्स और फिल्म मेकर्स का हाल हुआ वो तो पूछिए मत, क्योंकि हर किसी को ना चाहते हुए भी वेस्ली स्नाइप्स के नखरे झेलने पड़े थे। बेसिकली वेस्ली स्नाइप्स को डेविड एस गॉयर के डायरेक्टर होने से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, जिसके कारण वो कई बार ब्लेड ट्रिनिटी के सेट पर अपने टाइम के हिसाब से आया करते थे और तो और वो डायरेक्टर से सिर्फ और सिर्फ रिटन नोट्स के थ्रू ही बात किया करते थे और खुद को सेट पर सिर्फ और सिर्फ ब्लेड ही कहलवाते थे। और तो और मूवी के कई सारे को स्टार्स के साथ उनकी बनती नहीं थी, जिसके कारण रायन रेनॉल्ड्स, जिन्होंने इस मूवी के अंदर हैनिबल किंग का रोल प्ले किया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ब्लेड ट्रिनिटी की शूटिंग के दौरान वेस्ली स्नाइप्स से मिले ही नहीं, वो सिर्फ उनके कैरेक्टर ब्लेड को जानते थे। वहीं पर ब्लेड ट्रिनिटी के एंडिंग सीन में जहां पर ब्लेड हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है, वेस्ली स्नाइप्स ने जिद पकड़ ली थी कि वो अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और उन्होंने इस सीन में अपनी आंखें नहीं खोली हैं। यही कारण है कि पोस्ट प्रोडक्शन में उनकी बंद आंखों के ऊपर एक CGI आंख बनानी पड़ी। इन सब के ऊपर से वेस्ली स्नाइप्स ने 2005 में न्यू लाइन सिनेमा पर केस ठोका, जहां पर उनका दावा था कि प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी उन्हें फिल्म मेकिंग के कई सारे डिसीजंस के दौरान हिस्सा नहीं बनाया गया। और तो और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके रोल को जानबूझ के रायन रेनॉल्ड्स और जेसिका बिल के रोल से छोटा बनाया गया। वहीं पर दूसरी ओर ब्लेड कैरेक्टर के क्रिएटर्स राइटर मार्क वॉल्फमैन और आर्टिस्ट जीन कोलन ने न्यू लाइन सिनेमा और मार्वल पर $35 मिलियन का दावा ठोका था, जहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्वल के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था और कुल मिला के वो इस कैरेक्टर के राइट्स को वापस पाना चाहते थे। अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर जीत मार्वल की हुई, जिसके कारण इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ उन्हें छोटा सा क्रेडिट दिया गया। मूवीज में धमाका मचाने के बाद ब्लेड की अपनी टीवी सीरीज को भी लॉन्च किया गया, जो बेसिकली ब्लेड की कहानी का कंटिन्यूएशन थी। लेकिन वेस्ली स्नाइप्स के कोर्ट केस के चलते इस बार ब्लेड को ही पूरी तरह से बदल दिया गया, जहां पर टीवी शो में ब्लेड का कैरेक्टर स्टिकी फिनगैज ने प्ले किया था। वहीं पर दूसरी तरफ मार्वल के एनिमे एंथोलॉजी में ब्लेड का अपना एनिमे भी लॉन्च किया गया और इन दोनों के दोनों शोज को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से एक मिला जुला रिस्पॉन्स ही मिला। वहीं पर ब्लेड ट्रिलॉजी से जुड़े हुए कुछ और प्रोजेक्ट भी थी जो बेसिकली कभी बन ही नहीं पाए, जिसमें बेसिकली पहली मूवी के डायरेक्टर स्टीफन नॉरिंगटन इसकी एक प्रीक्वल ट्रिलॉजी बनाना चाहते थे, जिसमें स्टीफन ड्रॉफ का डीकन फ्रॉस्ट भी हमें देखने को मिलता। वहीं पर 2016 में एक्ट्रेस केट बेकिनसेल ने ये बताया कि ब्लेड ट्रिनिटी के बाद ब्लेड और अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी में एक क्रॉसओवर दिखाया जाना था, जो बेसिकली बहुत लंबे समय से डेवलपमेंट के अंदर था। लेकिन फाइनली जब 2012 में मार्वल स्टूडियोज के पास ब्लेड के राइट्स वापस आ गए तो ये प्रोजेक्ट भी वहीं पर बंद कर दिया गया। अगर बात करें इस फ्रेंचाइजी की टोटल अचीवमेंट्स की, तो ये मूवी सीरीज एक बहुत बड़ी क्रिटिकल हिट तो साबित नहीं हुई, पर वेस्ली स्नाइप के बैड एस पोर्ट्रियल और इस सीरीज की एक्शन ने इस मूवी सीरीज को एक कल्ट फेवरेट बना दिया। यही कारण है कि तीनों मूवीज के टोटल $164 मिलियन के बजट पर इस सीरीज ने $415 मिलियन कमाए, जहां पर पहली मूवी बहुत धमाकेदार साबित हुई, जहां पर इसने $45 मिलियन के बजट पर $131 मिलियन कमाए। और आपको शायद जानकर हैरानी हो कि यहाँ पर मार्वल को सिर्फ और सिर्फ इसमें से $25,000 ही पे किए गए थे।
पर फिर भी इसी मूवी ने मार्वल को इंस्पिरेशन दिया अपनी मूवीज पर दाव लगाने का। अब वक्त आ गया है कि ब्लेड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा ही बनेगा, जहां पर सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2019 में इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि एमसीयू के अंदर ब्लेड का रोल एकेडमी अवार्ड विनर महाशला अली प्ले करने वाले हैं। और इस कैरेक्टर के थोड़ी डार्क टोन होने की वजह से ये कैरेक्टर उनका सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। और तो और 2020 में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी ओर से मार्वल स्टूडियोज को इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया और पहले इस कैरेक्टर को टीवी सीरीज के रूप में रिबूट करने का प्लान किया गया था, लेकिन फाइनली इस पर मूवी का प्लान बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ 2014 में वीएसली स्नाइप्स ने भी ब्लेड के कैरेक्टर में रिटर्न करने की इच्छा जताई थी। तो मेरे हिसाब से अगर मार्वल स्टूडियोज मल्टीवर्स के थ्रू इन दोनों कैरेक्टर्स को दिखाना चाहे तो इन दोनों एक्टर्स को एज ब्लेड दिखा सकता है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ब्लेड ट्रिलॉजी मूवी फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी एंड ऑनेस्टली मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ब्लेड को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ओवरऑल मैं ये बात भी समझना चाहता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो भी चल रहा है उन सब में ब्लेड आखिर कैसे फिट होगा। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे वीएसली स्नैप्स के नखरों के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, बट फिर भी वो मेरे सबसे फेवरेट ब्लेड हमेशा रहेंगे। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।